Hello, everyone, and welcome back to my channel. I am Ishika, and you are watching our ongoing company law series, where we simplify the Companies Act 2013 section by section. And today's video, we will be covering section 18 to 22 of the Act. These sections deal with important topics like conversion of companies, alteration of the memorandum of association, change of company name, identical or undesirable name, and many more. Also, I have Companies Act 2013 open right in front of me, and I highly recommend you that do the same. Having the Bear Act with you will help you understand the provisions better as we go through them together. So, whether you are a law student, a CS, CA aspirant, or just someone curious about corporate law, you are at the right place. Let's begin today's section on Section 18 to Section 22 of the Companies Act 2013. Section 18 is conversion of companies already registered. मीन्स जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनीज है उसका कन्वर्जन होना किसी दूसरी टाइप ऑफ कंपनी में. सो इन दिस सेक्शन देयर आर 3 सबसेक्शंस. सो फर्स्ट सबसेक्शन बोलता है अ कंपनी ऑफ एनी क्लास रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट. मीन्स कोई भी जो कंपनी है चाहे वो किसी भी क्लास की हो और वो रजिस्टर्ड है इस एक्ट के अंदर, चाहे वो कंपनी प्राइवेट हो, पब्लिक हो, सेक्शन 8 कंपनी हो या कुछ भी कंपनी हो जो रजिस्टर्ड है इस एक्ट के अंदर एंड वो कन्वर्ट करवाना चाहती है किसी और टाइप ऑफ कंपनी में, किसी अदर क्लास ऑफ कंपनी में इस एक्ट के अंदर, तो वो ऑल्ट्रेशन करके अपने मेमोरेंडम का एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी का कन्वर्ट करवा सकती है अपनी कंपनी को अकॉर्डेंस विथ प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर. जो भी इस चैप्टर में प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग. नाउ सबसेक्शन 2 बोलता है अगर कंपनी का कन्वर्जन हो रहा है इस सेक्शन के अंदर, देन जो रजिस्ट्रार है द रजिस्ट्रार ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय कंपनी, कंपनी जो है रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देगी. रजिस्ट्रार देन सेटिस्फाई करेगा खुद को कि जो भी प्रोविज़न है इस चैप्टर के जो भी एप्लीकेबल होते हैं उस रजिस्टर्ड कंपनी पे उसको कंप्लाई कर रहा है वो कंपनी. देन रजिस्ट्रार क्या करेगी अपने मीन्स जो भी वो फॉर्मर रजिस्ट्रेशन होगा उसको क्लोज कर देगी. मीन्स जो पहले कंपनी का रजिस्ट्रेशन था किसी दूसरे क्लास ऑफ कंपनी में उसको क्लोज कर देगी. एंड आफ्टर रजिस्टरिंग डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर करने के बाद डॉक्यूमेंट्स को जो भी उसने दिए हैं कंपनी को, कंपनी ने रजिस्ट्रार को जो भी अभी न्यू डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसको रजिस्टर करने के बाद इशू कर देगी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन सेम मैनर एज इट्स फर्स्ट रजिस्ट्रेशन. जैसे कि फर्स्ट रजिस्ट्रेशन में उसने इशू करा था सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वैसे ही इस वाली न्यू रजिस्टर्ड कंपनी को भी क्या कर देगी सर्टिफिकेट इशू कर देगी. नाउ सबसेक्शन 3 बोलता है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी अंडर दिस सेक्शन. मीन्स इस सेक्शन के अंदर जो भी रजिस्ट्रेशन हुआ था कंपनी का मीन्स जो भी कन्वर्जन के बाद रजिस्ट्रेशन हुआ है और मतलब जो भी उसकी वो पहले से उसकी जो डेट्स थी, लायबिलिटीज़ थी, ऑब्लिगेशन थी और कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी इनकर्ड करे थे या फिर एंटर्ड करने थे ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी बिफोर कन्वर्जन, कन्वर्जन से पहले जो भी उसकी डेट्स, लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो एज इट इज़ इन्फोर्स्ड रहेगी वो एंड वो इन्फोर्स्ड उस मैनर में रहेगी जैसे कि रजिस्ट्रेशन जो है हुआ ही नहीं है न्यू कंपनी का. मीन्स वो ऑब्लिगेशन रहेगी बाइंडिंग इफेक्ट है ये. सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 18 कन्वर्जन ऑफ कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड. नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 19 दैट इज सब्सिडरी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी. मीन्स जो हमारी सब्सिडरी कंपनी होती है वो अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स जो है होल्ड नहीं कर सकती. अब सब्सिडरी कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 87 में गिवन है जो कि चैप्टर 1 होता है चैप्टर 1 होता है
चैप्टर 1 का सेक्शन 2 एंड सेक्शन 2 का 87 क्लॉज दैट इज सब्सिडरी कंपनी। वहाँ पे सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है और उस डेफिनेशन में बोला है कि मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी मीन्स ऐसी कंपनी होती है सब्सिडरी कंपनी जिसमें जो होल्डिंग कंपनी है वो कंट्रोल करती है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक्सरसाइज और कंट्रोल करती है मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। मीन्स मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर जो है एक्सरसाइज करती है और कंट्रोल करती है आइदर बाय इट्स ऑन or together with one or more holding subsidiary companies. So in this section 19 there are only two subsections. Subsection 1 बोलता है कि जो कंपनी है either by itself or through its nominee means खुद के कंपनी जो है ना तो खुद से या तो अपनी नॉमिनी से वो होल्ड नहीं कर सकती कोई भी शेयर्स अपनी होल्डिंग कंपनी में। ना ही खुद से ना ही नॉमिनी की हेल्प से वो होल्ड नहीं कर सकती है शेयर्स अपनी होल्डिंग कंपनी में और ना ही जो उसकी होल्डिंग कंपनी है वो अलॉट करेगी या ट्रांसफ़र करेगी उसके शेयर्स। ना ही अलॉट करेगी ना ही ट्रांसफ़र करेगी। देन अगर कुछ अलॉटमेंट और ट्रांसफ़र हो भी जाता है कंपनी का तो इट्स सब्सिडरी कंपनी शैल बी वॉइड वो वॉइड माना जाएगा। नेक्स्ट प्रोवाइजो में बोला गया है नथिंग इन दिस सब सेक्शन शैल अप्लाई मीन्स जो भी अभी हमने ऊपर बोला ये अप्लाई नहीं होएगा मीन्स वो शेयर अलॉट नहीं करेगा ना ही वो जो सब्सिडरी कंपनी है वो होल्ड करेगी अपने होल्डिंग कंपनी के शेयर्स। तो ये सब जो है वो अप्लाई नहीं होएगा प्रोवाइजो में बोला गया है। तो यहाँ पे 3 केसेस हैं जहाँ पर वो अप्लाई नहीं होएगा। फर्स्ट केस है जब सब्सिडरी कंपनी जो है वो होल्ड करती है एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव की तरह होल्ड करती है शेयर्स को डिसीज्ड मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी। मींस जो भी डिसीज मेंबर होगा होल्डिंग कंपनी का तो जो उसकी सब्सिडरी कंपनी है वो शेयर्स होल्ड करती है एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। या फिर केस है हमारा सब्सिडरी कंपनी होल्ड करती है शेयर्स को एज अ ट्रस्टी। या थर्ड केस है जब सब्सिडरी कंपनी बनी थी ही नहीं होल्डिंग कंपनी की। मींस जब जो होल्डिंग कंपनी है और जो उसकी सब्सिडरी कंपनी है वो बनी ही नहीं थी तो उससे पहले जो वो शेयर होल्डर था उस कंपनी का बिफोर बिकम अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ होल्डिंग कंपनी तो वो वाला केस है तो उस पर भी ये सबसेक्शन अप्लाई नहीं होएगा। एंड सेकंड प्रोवाइजर बोलता है राइट टू वोट के बारे में ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स हेल्ड एज। और राइट टू वोट किसको होगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव को होएगा जो कि हमने एक क्लॉज में पढ़ा प्रोवाइजो के और ट्रस्टी को होगा राइट टू वोट का। थर्ड जो हमारा सी क्लॉज था प्रोवाइजो का वो इस पे अप्लाई नहीं होता मींस उसको राइट टू वोट नहीं होगा। देन सबसेक्शन 2 बोलता है कि Subsection 2 is the reference in this section to shares of holding company, which is company limited by guarantee, unlimited company not having share capital, shall be construed as reference to the interest of its member, whatever be the form of interest। तो इस सबसेक्शन का मतलब है कि अगर कोई होल्डिंग कंपनी है यानी जो किसी और कंपनी के मालिक हो ऐसी कंपनी जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो मींस कंपनी शेयर्स नहीं देती बस मेंबर होती है उसे हम कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बोलते हैं। या फिर ऐसी कंपनी जो कि अनलिमिटेड कंपनी हो जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो उस केस में अगर सेक्शन शेयर का जिक्र करता है तो उसका मतलब एक्चुअल शेयर नहीं होता उसका बल्कि उसका मतलब होता है उस कंपनी के मेंबर का इंटरेस्ट यानी उनकी हिस्सेदारी या उसका हक कितना है उस कंपनी के अंदर। तो कोई भी जो इंटरेस्ट है उसका मतलब होता है कि उसका कितना हिस्सेदारी है या हक है अगर कहीं भी शेयर का जिक्र होता है सेक्शन में। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 19।
Before starting section 20, let's take a quick example of subsection 2 of section 19. देखिए, अगर एक नॉर्मल कंपनी है, ठीक है, एंड उसमें जो शेयर्स होल्डर होते हैं, उसमें जिसके पास शेयर होते हैं उसको हम शेयर होल्डर बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्पेशल कंपनीज होती हैं जिसमें शेयर्स नहीं होते हैं, बस मेंबर्स होते हैं, राइट? उसमें खाली मेंबर्स होते हैं। तो अगर लॉ जब ऐसी कंपनी के शेयर्स की बात करता है तो उसका मतलब है उन मेंबर्स का जो भी हक या पार्ट है कंपनी के अंदर, ठीक है, जो भी उसका इंटरेस्ट है उस कंपनी के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 19 सबसेक्शन 2। Now, section 20 is service of documents. In this section, there are only two subsections. First subsection बोलता है कि a document may be served on a company or an officer. किसको सर्व होएगा डॉक्यूमेंट? कंपनी को और ऑफिसर को सर्व होएगा। अब कौन करेगा? कोई भी अदर पार्टी सर्व करेगी, जो कि शेयर होल्डर हो सकती है या फिर कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी हो सकती है। वो डॉक्यूमेंट सर्व करेगी किसको? द कंपनी को और द ऑफिसर को। और कहाँ पर करेगी? एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस होएगा कंपनी का, वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो है सर्व करेगी। अब कैसे करेगी? बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट कर सकती है, कोरियर सर्विस दे सकती है, लीविंग इट एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, मीन्स रजिस्टर्ड ऑफिस पे लीव कर सकती है, या मीन्स ऑफ सच इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर सकती है, या फिर कोई भी अदर मोड जो कि रूल 35 आगे बताता है। रूल 35 है सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। So now let's start rule 35, that is service of documents. इस रूल में टोटल 6 सब रूल्स हैं। तो फर्स्ट सब रूल बोलता है कि अ कंपनी और एन ऑफिसर जो है वो डॉक्यूमेंट को सर्व करेगा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन। अब जो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, ये सब रूल 2 में बताया गया है। सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन मीन्स अ कम्युनिकेशन। एक ऐसी कम्युनिकेशन होती है। देन 2 क्लॉज में बांटा गया है। फर्स्ट क्लॉज में बताया गया है कि डिलीवर्ड बाय। अब इसको इस कम्युनिकेशन को डिलीवर कैसे करा जाता है? तो इसमें 3 मेथड्स हैं कि हम कैसे उसको डिलीवर कर सकते हैं। फर्स्ट, फैक्सीमाइल टेलीकम्युनिकेशन, मीन्स एक फैक्स के थ्रू जो है डिलीवर करा जाता है कम्युनिकेशन को। और इसमें फैक्सीमाइल टेलीकम्युनिकेशन में ये एक ऐसा सेंडिंग होता है एक्सट्रैक्ट कॉपी का ऑफ डॉक्यूमेंट और या फिर इमेजेस का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। या फिर फैक्सीमाइल टेलीकम्युनिकेशन हो गया, या इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू हो गया जो कि डायरेक्टेड होती है बाय फैक्सीमाइल नंबर या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस। ये सेकेंड मेथड हो गया पोस्टिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज बोर्ड या फिर नेटवर्क। इट मीन्स दैट पब्लिशिंग और शेयरिंग अ मैसेज या फिर अनाउंसमेंट या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन ऑन ए डिजिटल प्लेटफॉर्म वेयर others can read, comment और respond. एंड थर्ड मेथड या फिर अदर मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। देन बी क्लॉज बोलता है कि वो क्रिएट कर रहा है अ रिकॉर्ड जो कि कैपेबल होएगा ऑफ रिटेंशन, रिट्रीवल, रिव्यू एंड विच मे देयर आफ्टर बी रेंडर्ड इनटू क्लियरली लेजिबल टेंजिबल फॉर्म, जो कि टेंजिबल फॉर्म में क्लियरली जो है लेजिबल होएगी। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, तो इसको रिटेन करके रखना। थर्ड सब रूल बोलता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो सर्व्ड होएगा ऑन द रजिस्ट्रार और एनी मेंबर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन। फोर्थ सब रूल बोलता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन की डेफिनेशन अगेन, जो कि हमने सब रूल 2 में पढ़ ली है। एंड सब रूल 5 बोलता है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2, वहाँ पे कोरियर वर्ड यूज हुआ है। तो कोरियर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि कोरियर के थ्रू सेंड करा जाता है, विच प्रोवाइड्स प्रूफ ऑफ डिलीवरी, और जो प्रूफ ऑफ डिलीवरी जो है प्रोवाइड करता है। देन
सब रूल 6 बोलता है इन केस ऑफ डिलीवरी बाय पोस्ट, अगर डिलीवरी जो है बाय पोस्ट हुई है तो सच सर्विसेज डीम्ड टू हैव बीन इफेक्टेड, देन वो सर्विसेज इफेक्ट कब होंगी, तो यहाँ पे दो केसेस हैं। फर्स्ट केस है अगर नोटिस ऑफ मीटिंग का केस है, अगर हम नोटिस दे रहे हैं किसी मीटिंग का तो वो इफेक्ट कब होएगी, तो आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 48 आवर्स, जब हमने जब वो पोस्ट करा लेटर को तो उसके 48 आवर्स के एक्सपायरी के बाद वो नोटिस इफेक्ट होएगा। देन सेकंड केस है कि कोई भी अदर केस है अदर देन नोटिस ऑफ मीटिंग का, तो वो उसी टाइम पर जो है इफेक्ट हो जाएगा जब हमने लेटर डिलीवर करा इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट में। नाउ आ जाते हैं वापस अपने सेक्शन 20 पे। सेक्शन 20 का प्रोवाइजो बोलता है फर्स्ट की वेयर सिक्योरिटीज आर हेल्ड विद द डिपॉजिटरी, अगर हमारी सिक्योरिटीज जो हैं डिपॉजिटरी के पास हैं तो जो भी बेनिफिशियल ओनरशिप वहाँ पर होएगी उसके रिकॉर्ड्स वो सर्व होंगे टू बाय सच डिपॉजिटरी, वो जो डिपॉजिटरी होगा वो उस रिकॉर्ड्स को सर्व करेगा ऑन द कंपनी बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और अदर मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी कर सकता है या फिर किसी अदर मोड से भी कर सकता है। नाउ सब सेक्शन 2 क्या बोलता है वो देखते हैं। सेव एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट और द रूल्स मेड फॉर फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, एक्सेप्ट जो भी एक्ट में या फिर रूल्स में दे रखा है रिलेटेड टू फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार इलेक्ट्रॉनिक मोड में, उसको छोड़ के हमें क्या करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स होएगा सर्व करना है ऑन रजिस्ट्रार या फिर किसी मेंबर को, और हम उसको कैसे सेंड कर सकते हैं, वही पोस्ट से, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर, कोरियर की हमने डेफिनेशन रूल में देख ली है, या फिर डिलीवरिंग एट हिज ऑफिस और एड्रेस, उसके ऑफिस पे या फिर उसके एड्रेस पर डिलीवर करना, या फिर अलग सच इलेक्ट्रॉनिक मोड जो कि हमने रूल 35 में पढ़े। देन सेकेंड प्रोवाइजो बोलता है कि अ मेंबर, जो मेंबर है वो रिक्वेस्ट कर सकता है फॉर डिलीवरी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट थ्रू अ पर्टिकुलर मोड, मीन्स जो भी मेंबर है वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि मैं इस पर्टिकुलर मेथड से जो है, मोड से जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को डिलीवर करूँगा, तो वो मेंबर जो है रिक्वेस्ट कर सकता है फॉर विच ही शैल पे सच फीस, एंड उसके लिए उसको फ़ी पे करनी पड़ेगी और वो डिटरमाइन करेगी कंपनी इन एनुअल जर्नल मीटिंग। देन एक्सप्लेनेशन में बोला है कोरियर, अगेन कोरियर कौन करता है, कोई भी पर्सन या फिर कोई भी एजेंसी जो डिलीवर कर रही है डॉक्यूमेंट्स को और ये प्रोवाइड करता है प्रूफ ऑफ इट्स डिलीवरी, जो कि हमने ऐसा रूल में पढ़ा था कि ये डिलीवरी जो है प्रूफ ऑफ इट्स डिलीवरी जो है प्रोवाइड करती है कोरियर। नेक्स्ट इसमें कुछ एक्सेप्शन, मॉडिफिकेशन, अडेप्टेशन बोल सकते हैं, कोई भी एक्सेप्शन दे रखी है, तो अगर निधि कंपनी का केस है तो वहाँ पे सेक्शन 20 सबसेक्शन 2 जो है वो अप्लाई होएगा। अगर निधि कंपनी का केस है तो डॉक्यूमेंट सर्व होंगे ओनली ऑन मेंबर्स, वो उन्हीं मेंबर को सर्व होंगे। देखो निधि कंपनी का केस है, ठीक है, अब वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सर्व कैसे होंगे, जो होल्ड करता होगा मोर देन 1000 फेस वैल्यू, ठीक है, शेयर्स की जो है वो मोर देन 1000 फेस वैल्यू होल्ड करता होगा, या फिर मोर देन 1% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करता होगा, विच एवर इज लेस, मीन्स जो निधि कंपनी का केस है एंड जो डॉक्यूमेंट सर्व करने हैं और उसमें जो मेंबर्स हैं वो शेयर्स होल्ड करता है मोर देन 1000 फेस वैल्यू, या फिर 1% ऑफ 1% से ज़्यादा, मोर देन 1% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, विच एवर इज लेस जो होगा वो लेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग जो है डॉक्यूमेंट सर्व करेंगे, और वहाँ पे मेंबर्स ही सर्व करेंगे ओनली। या फिर अदर शेयर होल्डर केस है तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट सर्व होंगे बाय पब्लिक नोटिस, वहाँ पे हमें पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा न्यूज़पेपर के अंदर जहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ निधि इज सिचुएटेड, हम उस पब्लिक नोटिस में देंगे न्यूज़पेपर के जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस होएगा उस निधि कंपनी का।
So this is all about section 20. Next one is section 21, that is authentication of documents, proceedings and contracts. Means जो भी documents, proceedings and contracts की authentication है वो कैसे होगी? तो section 21 बोलता है, इसमें बोला गया है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। मीन्स इस एक्ट में कुछ भी बोला गया है इससे रिलेटेड उसको छोड़ के इसमें 2 क्लॉजेस दिए गए हैं। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट और जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वहाँ पे ऑथेंटिकेशन रिक्वायर होती है कंपनी की, और बी सेक्शन में बोला गया है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हमने बनाए हैं, ठीक है, बाय और ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी, सो इन दोनों क्लॉजेस को जो है वो साइन करवाना पड़ेगा बाय एनी की मैनेजियल पर्सनल। मीन्स हमें इनको कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, प्रोसीडिंग्स है या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स है वो साइंड होंगे बाय एनी की मैनेजरियल पर्सनल या फिर एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। उनके उनसे हमें जो है साइन करवाना पड़ेगा, एंड ये ड्यूली ऑथराइज्ड होते हैं बाय बोर्ड इन इट्स बिहाफ। एंड इसमें एक्सेप्शन दे रखी है, अगर स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी का केस है या फिर स्पेसिफाइड आईएफएससी प्राइवेट कंपनी का केस है, तो उस केस में जो हमने वर्ड पढ़ा एन ऑफिसर, तो उसको हम रीड करेंगे एज एन ऑफिसर और एनी अदर पर्सन। वहाँ पे एनी अदर पर्सन भी ऐड हो जाएगा अगर आईएफएससी पब्लिक कंपनी का केस है या फिर आईएफएससी प्राइवेट कंपनी का केस है, तो ये एक्सेप्शन में आ जाता है। सो ऑल ओवर सेक्शन 21 यही बोलता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट है, प्रोसीडिंग्स है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो हमें साइन करवाने पड़ते हैं बाय की मैनेजरियल पर्सनल या फिर ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी जो कि ड्यूली ऑथराइज्ड होते हैं बाय बोर्ड इन दिस बिहाफ। और एक्सेप्शन में क्या आ गया, अगर स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी है या फिर स्पेसिफाइड आईएफएससी प्राइवेट कंपनी है, तो वहाँ पे हम वर्ड को पढ़ेंगे एन ऑफिसर की जगह एन ऑफिसर और एनी अदर पर्सन। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 21. Section 22, that is execution of bills of exchange etc. In this section there are 3 subsections. So first subsection बोलता है a bill of exchange, हुंडी, promissory note। ये 3 जो होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी या फिर promissory note जो होते हैं shall be deemed to have been made, accepted, drawn, endorsed on behalf of a company, then the company may by any person acting under this authority express or implied. सो इस सबसेक्शन में बोला गया है अगर कोई भी साइन करता है या फिर हैंडल करता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को, लाइक जो हमने पढ़ा बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, हुंडी, ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी एंड दे हैव अथॉरिटी, उनके पास अथॉरिटी होती है, देन इट्स कंसिडर्ड एज बीइंग डन बाय द कंपनी इटसेल्फ। वो कंसिडर्ड करा जाएगा कि वो खुद कंपनी ने करा है, अगर कोई भी पर्सन जो है ड्यूली ऑथराइज्ड होता है और वो हैंडल करते सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को एंड साइन करता है। सो दिस इज सबसेक्शन 1. लेट्स टेक एन स्मॉल एग्जांपल ऑफ सबसेक्शन 1. अगर कंपनी अकाउंटेंट साइन करता है प्रॉमिसरी नोट को यूजिंग द कंपनी नेम with proper authority, then the company is bound by that act. Next subsection 2 बोलता है कि a company by writing under its common seal if any authorize करती है किसी person को, means अगर कोई कंपनी है और वो राइटिंग में लिखती है कि अंडर इट्स कॉमन सील, और जो अथराइज करती है किसी पर्सन को आइदर जर्नली और एनी स्पेसिफाइड मैटर, किसी जर्नली या फिर स्पेसिफाइड मैटर के लिए एज इट्स अटॉर्नी, एज अ अटॉर्नी जो है उसको अथराइज करती है कि वो एग्जीक्यूट करे अदर डीड्स को उसके बिहाफ पे इन एनी प्लेस, वो कोई भी प्लेस हो सकता है वेदर इन इंडिया और अब्रॉड। नेक्स्ट प्रोवाइजो बोलता है कि अगर कंपनी कोई भी कॉमन सील नहीं है तो वहाँ पे ऑथराइजेशन करेंगे कोई भी 2 डायरेक्टर्स या फिर कोई भी एक डायरेक्टर प्लस कंपनी सेक्रेटरी वेयर एवर कंपनी हैज़ अपॉइंटेड ए कंपनी सेक्रेटरी। सो
सबसेक्शन 2 का सिंपल मीनिंग ये है कि द कंपनी कैन गिव समवन लीगल पावर। कंपनी जो है किसी को लीगल पावर देती है, जिसको हम बोल देते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी, कि वो एक्ट करे उसके बिहाफ पे, टू एक्ट ऑन इट्स बिहाफ। ठीक है, अगर वहाँ पे कॉमन सील नहीं है देन डायरेक्टर्स मस्ट साइन द ऑथराइजेशन। एंड सबसेक्शन 3 बोलता है एन अटॉर्नी वो डीड को साइन करता है कंपनी के बिहाफ पे एंड अंडर हिज सील, तो वो जो है बाइंड होएगा कंपनी पे। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर ऑथराइज्ड पर्सन साइन करते हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स को, लाइक लीज डीड हो गया, प्रॉपर्टी एग्रीमेंट हो गया, और वो यूज कर रहा है खुद की सील को, दैट एक्ट इज कंसिडर्ड वैलिड, उसको हम वैलिड मानेंगे एंड वो बाइंडिंग होएगा कंपनी के ऊपर। So this is all about section 22. So yes guys, that's all for today's video where we covered section 18 to 22 of Companies Act 2013, from conversion of companies to service of documents, execution of bill of exchange and more. I hope this helped you understand the legal concepts in a simple and student friendly way. If you found this video helpful, make sure to like, share and subscribe to the channel for more updates in the company law series. Don't forget to hit the bell icon so you never miss a lesson. And got any question or doubt, drop them in the comment below. I will be happy to help you out. See you in the next video where we will dive into the next set of sections. Thanks for watching and keep learning. Bye bye.